नरेंद्र मोदी अमित शाह की रणनीति को आप कैसे देखती हैं और क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को बीजेपी की रणनीति से सीखने की आवश्यकता है? उनकी जो रणनीति है, फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही हैं कि रुपया बिल्कुल सही चल रहा है। हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, क्या विदेश की धरती पर जाकर भारत के बारे में ऐसी कोई भी बात कहना समझदारी की बात है? राहुल गांधी को क्या ये ऐसा करना चाहिए? पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सवाल सिर्फ राहुल गांधी से क्यों पूछते हैं हम, सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से क्यों नहीं पूछते? आपने बोला महंगाई कम करेंगे, मिली नहीं। आपने कहा गंगा साफ करेंगे, हुआ नहीं हुआ। आपने कहा 2021 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बने नहीं बने। आपने कहा 2023 तक बुलेट ट्रेन आएगा, आया नहीं आया। स्वच्छ भारत अभियान आप देख रहे हैं किस तरीके से फॉरेनर्स आके हमारे देश का मजाक उड़ाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर रोज कितने रेप केसेस होते हैं, इतने लोग आपकी पार्टी में ही हैं। किसी सॉवरेन स्टेट पर अनप्रोवोक्ड अटैक होता है और उनका लीडर मार दिया जाता है। इंडिया को एक कंडोलेंस तक तो देना चाहिए था। 5 दिन तक आपने कोई कंडोलेंस नहीं दिया। आज मैं अपने ड्राइवर से सुबह बात कर रही थी और पूछा तो कह रहे मैम बस अब जो 2-4 दिन का गैस बचाए हम ना बुक कर पा रहे ना हमें मिल रहा है। अहमद पटेल के नजरिए से अगर आप देश को देख रही हैं तो क्या लगता है किस बात को लेकर चिंतित होना चाहिए? अहमद पटेल जी ने मुझे 2019 के चुनाव के टाइम कहा था कि इस बार अगर अब मोदी सरकार आ गई तो लाइन वाज डेमोक्रेसी एज यू नो इज फिनिश्ड मुमताज। आज हमारे साथ मुमताज पटेल हैं। एक राजनीतिक विरासत इनके साथ है और खुद की पहचान भी बना रही हैं। नमस्कार, युग चरण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी के साथ मुमताज पटेल स्वयं उपस्थित हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके तमाम उन पहलुओं को जो अब तक उन्होंने किसी से बात नहीं की। क्या कुछ चैलेंजेस हैं अहमद पटेल की बेटी होने के बाद? क्या उनके सामने स्थितियां बनती हैं? कैसे अपने आप को राजनीति में स्थापित कर रही हैं? कैसे परिवार में बैलेंस बना रही हैं? और राजनीति में आगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? ये सब मुमताज पटेल से जानेंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। मुमताज पटेल, द अहमद पटेल की बेटी, आप खुद को कैसे डिफाइन करेंगी? एक अच्छा इंसान, उन्हीं से सीखा है। पर जो आपने नाम कहा जो मुझसे जुड़ा है अहमद पटेल, बहुत सारी जिम्मेदारी आती है, बहुत वजन है उस नाम में। जो उनको जानते थे, जो उनको याद करते हैं, तो आज जब भी मैं सुनती हूँ कि आप अहमद पटेल की बेटी हैं और आपके साथ एक लेगेसी जुड़ी है, तो कभी कभी कंधे दर्द होते हैं कि एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और जिम्मेदारी की आप पोजीशन में आते हैं। पर उनसे जो सीखा है वो यही सीखा है कि सच्चा इंसान बने रहें, अच्छा इंसान बने रहें। तो वैसे ही देखना चाहूँगी मैं। अब आगे लोग बताएंगे कि अगर मेरी छवि उनमें, उनकी छवि मुझ में दिखती है कि नहीं। नहीं मुमताज़, आपने बात अच्छी कही, लेकिन जब इतना कुछ है, आपने वो लेगेसी की बात की, तो फिर कहाँ पे लगता है कि लैक हो रहा है, जिसकी वजह से आपको जो एक तवज्जो मिलनी चाहिए, जो आप डिजर्व करती हैं, वो आपको नहीं लगता कि लैक कर रहा है इतना समय देने के बाद भी? 2 चीज़ें। पहले तो उनकी लेगेसी क्या है। आप इसको क्या एक राजनीतिक लेंस के हिसाब से देख रही हैं, राजनीतिक प्रिज्म के हिसाब से क्या विरासत है मेरी? मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, क्योंकि नेता ज़रूर थे वो, पर ही वॉज मोर एंड बियॉन्ड। दूसरी बात, आपने कहा क्या आप डिज़र्व नहीं करती, तो वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि उनकी सिर्फ बेटी होने के नाते ऐसा नहीं है कि जहाँ से वो गए, जिस मोड़ से वो गए, वहीं पे जाके मैं खड़ी हो जाऊँ। हमेशा मैं कहती हूँ कि नाम की वजह से पहचान मिली है, पर अब काम की वजह से मेरी पहचान बनेगी। वो डिज़र्व करती हूँ नहीं करती हूँ वो तो समय बताएगा, पर बिल्कुल अगर आप पब्लिक लाइफ की बात करें तो मैं कोशिश हमेशा यही करती रहूँगी कि जनता की हित में लोगों के बीच में जाके जो कर सकूँ वो करूँगी। लेकिन बहुत से ऐसे भी हमने कांग्रेस पार्टी में देखे हैं लीडर्स जी, जिनके बच्चों ने अपने पिता के बड़े बड़े नामों के बाद कांग्रेस में एंट्री की, उन्हें वो जगह मिली जो उनके पिता, उतनी तो नहीं लेकिन हाँ उनको वो जगह मिली। तो मुमताज पटेल जो मेहनत कर रही हैं, जो लोकसभा से जहाँ से टिकट आप मांग रही थी, मांगी नहीं थी, क्लैरिफाइंग अगेन, कभी नहीं मांगी। आप जहाँ से तैयारी कर रही थी, आपको चूंकि वो विरासत एक बड़ी विरासत है अहमद पटेल की, वहाँ के लोग पब्लिक एक्सपेक्टेशन और लोग भी, ऐसा होता है कि जो परिवार वहाँ पर है अहमद पटेल को वहाँ के लोग पसंद करते थे, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर वो नहीं है तो हम उनके प्रतिबिंब के रूप में उनके बच्चों को एक्सेप्ट करें। तो क्या ये बात कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आई कि एक्सपेक्टेशंस लोगों की हमें पूरी करनी चाहिए? आई एम श्योर पता होगा, लेकिन काफ़ी देर लगी वो इंडिया अलायंस
में जब बात अटकी हुई थी इस पर्टिकुलर भरूच सीट के ऊपर, इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है पहले, पर इतना ही हमें पता था 2024 के लोकसभा चुनाव में कि इंडिया अलायंस साथ आई थी एक बड़े पर्पस के साथ कि भाजपा को मिलकर हराना है। तो जो जो निर्णय पार्टी ने लिए या फिर अलायंस ने लिए, तो वी आर फॉलोअर्स ऑफ द पार्टी। तो जो पार्टी ने कहा हमने वो आदेश माना। इसमें कोई लड़ाई नहीं थी, नाराज़गी इस बात की ज़रूर थी कि इंडिया अलायंस के तहत हम चाहते थे कि वो वाली सीट जो मेरे फादर जिस सीट पर से 40 वर्ष ऊपर सांसद रहे हैं लोकसभा से राज्यसभा से, वो सीट कांग्रेस को लड़नी चाहिए थी। मैं लड़ूं ना लड़ूं वो एक अलग बात है, बट कांग्रेस को उस सीट पर लड़नी चाहिए थी। पर पहला लोकसभा का चुनाव उनके जाने के बाद और उस सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ी और हमारे पास कांग्रेस को वोट करने का कोई विकल्प ही नहीं था, तो उस बात का काफ़ी दुख हुआ। हाँ, क्योंकि अगर देखें तो कांग्रेस में भी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप रायबरेली की सीट को ले लें, पहले वहाँ से कांग्रेस की वो एक तरह से कह लीजिए कि पारिवारिक सीट थी, उस पर चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के नेता जब नहीं रहे इस दुनिया में, तो उनके परिवार के लोगों ने दावेदारी की और जीते, क्योंकि वहाँ के लोगों को एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। तो भरूच के लोगों को भी अहमद पटेल के साथ इमोशनल कनेक्ट था, जो इमोशनल कनेक्ट कन्वर्ट हो सकता था मुमताज़ पटेल के लिए वोट में। देखिए, इमोशनल कनेक्ट तो अभी भी है और भरूच से हम अभी भी जुड़े हैं। तो चुनाव लड़े ना लड़े, मेरे पिता ने भी 1991 के बाद लोकसभा का चुनाव वहाँ से नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी राज्यसभा से भी उन्होंने भरूच की सेवा करी और आखिरी दम तक करी। तो जो इमोशनल कनेक्ट की आप बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस की आप बात कर रहे हैं, वो भरूच के लोगों को आज भी है। तो उसके लिए मुझे ये लगता है चुनाव लड़ना ज़रूरी नहीं है, वहाँ उनके बीच रहकर भी हम उनके साथ उनके लिए कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमारे वालिद छोड़ के गए हैं और मेरे भाई संभालते हैं। हेल्थ एजुकेशन में हॉस्पिटल है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर्स हैं, मोबाइल एम्बुलेंसेस चलती हैं। तो काम तो भरूच के लोगों के लिए उनके बाद भी जारी है और वो हमेशा रहेगा। पर जो आपने बात करी कि पार्टी में जो बच्चे हैं वो उनके पिता के जाने के बाद आते हैं, तो जब मेरे फादर जिंदा थे तभी भी उन्होंने हमें कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया। एग्जैक्टली नहीं चाहते थे और हमेशा दूर रखा, बहुत लो प्रोफाइल में रखा। ये तो अभी जो आपने कहा कि पब्लिक एक्सपेक्टेशन और इमोशंस हैं कि उनके जाने के बाद एक बड़े ऑर्गेनिक तरीके से पब्लिक लाइफ में मुझे आने का मौका मिला और कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ नहीं है, पर लोगों के बीच में है, लोगों के साथ है। अब ये जर्नी कहाँ लेकर जाती है वो वक्त बताएगा, समय बताएगा। इस पे दो बातें हैं मुमताज़। आपने कहा कि आपके भाई संभालते हैं, पीछे से कहीं से ऐसी भी सुगबुगाहट आती है कि वो एक साइलेंट कंपटीशन भाई और बहन में था, जिसको ऊपर के लोगों ने भांप लिया और इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट परिवार में ना आए, इसलिए उस पॉलिटिक्स से, भरूच की पॉलिटिक्स से आप लोग दूर रहे। नहीं, मैंने भी साइलेंट कंपटीशन फैजल पटेल और मुमताज़ पटेल के बीच टिकट को लेकर। जी देखिए, मैं क्लैरिफाई करती हूँ इस मंच पर से, फैजल भी राजनीति में आना चाहते हैं और वो बहुत कीन थे कि चुनाव लड़ें। और जब लोकसभा की तैयारियां चल रही थी तो उन्होंने मुझसे बात भी करी थी कि दीदी मैं लड़ना चाहता हूं, और मैंने कहा ऐसे इस वक्त हमें सिर्फ पार्टी को मजबूत करना है भरूच में, और जब समय आएगा तो पार्टी तय करेगी कि टिकट किसको देनी है। और मैंने उस वक्त उसे ये भी कहा था, मैंने कहा ये भी मत समझना कि पार्टी टिकट अहमद पटेल के परिवार को ही देगी, ऐसे तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। ये कांग्रेस पार्टी है, उनको जो ठीक लगेगा वही करेंगे। तो आप पार्टी के लिए काम करते रहे, बाद में देखा जाएगा कि चुनाव कौन लड़ने वाला है। हो सकता है कोई तीसरा पर्सन ही लड़े, यहाँ तो फिर किसी तीसरी पार्टी ने ही चुनाव लड़िया, वो तो एक अलग ही बात है। आप दोनों दावेदारी में थे? नहीं, दावेदारी में नहीं थे। मुझे सिर्फ कहा गया था कि आप तैयारी करें, और जितना मुझे याद है मैंने दावेदारी करी भी नहीं थी। मुझे सामने से बाद में फ़ोन आया था कि आप अपना बायोडाटा भेजिए, तो जो कि मैंने फिर लास्ट मोमेंट पे बना के भेजा। और मेरी लड़ाई लेकिन उस वक्त चल रही थी कि सीट कांग्रेस लड़े, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की जो इशू चल रही थी उस पर मैं डटी रही कि जो भी लड़े कांग्रेस पार्टी से, पर कांग्रेस पार्टी इस सीट से लड़नी चाहिए। वापस आते हैं फैजल पे, तो भाई बहन है हम, मेरा छोटा भाई है, मेरी माँ है, वो है और मैं हूँ। मतलब हमारे परिवार में मेरी 2 बेटियाँ हैं, फैजल की 1 बेटी है। पर्सनली हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर अगर आप पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, पब्लिक लाइफ की बात करें, तो हाँ, विचार में हमारे थोड़े
फ़र्क है। तो काफ़ी बार कुछ चीज़ें जो वो बोलता है वो उसके व्यक्तिगत ओपिनियन्स होते हैं या फिर उसके विचार होते हैं, तो उससे मैं हमेशा दूरी बनाए रखती हूँ और मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। रही बात जो अपने संस्थाओं की करी, तो ज़्यादातर फैसल पहले भी पापा के साथ इन पे काम करते थे, तो उसे ज़्यादा जानकारी है। अब उनके निधन के बाद मैं बैकअप देती हूँ कि जहाँ-जहाँ मैं जुड़ सकती हूँ, जहाँ-जहाँ मेरी आवश्यकता है मैं हूँ, लेकिन ज़्यादातर फैसल ही वो सब सँभालते हैं। तो वो बहुत कीन हैं, वो चाहते हैं कि वो लोगों की सेवा कर सकें जिस तरीके से पापा करते थे। अब वो किस प्लेटफ़ॉर्म से करें, कैसे करें, कहाँ करें, वो उसकी अपनी खुद की जर्नी है। कांग्रेस पार्टी में मैं 3 या 4 साल पहले मुझे पार्टी ने शामिल किया था, तो ऑफ़िशियली कांग्रेस पार्टी में मैं हूँ और पार्टी के साथ जुड़ी रहती हूँ। फैज़ल क्या करेगा आगे वो उसकी खुद की पर्सनल चॉइस है, बट बियॉन्ड द पॉलिटिकल ओपिनियंस हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो सोशल वर्क हम करते हैं वो हम साथ में मिलके पापा की जो लेगेसी, जो असली लेगेसी है, फिलैंथ्रोपिक वर्क, सोशल वर्क, उसको हम आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। आप कह रही हैं लेगेसी की बात कर रही हैं, जी। तो ये राजनीतिक विरासत जो है वो नहीं है अहमद पटेल की, जी, वो मुमताज़ पटेल या फैसल पटेल, जी। किसकी तरफ जाती आप? आपको पूछूंगी, आपको लगता है कि अहमद पटेल की जगह कोई भी ले सकता है, लेट अलोन हिज चिल्ड्रन? मतलब जो जिस तरीके के वो इंसान है वो अलग मिट्टी के बने हुए थे। मैं ये इसलिए नहीं कहती कि मेरे फादर थे। आपने लेजेंडरी कहानियां सुनी होंगी उनके बारे में और आप अगर आज फैज़ल तो है नहीं यहाँ पे तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि उसके बारे में मैं कुछ बोलूँ उसको शायद पसंद आए ना आए, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो आप अगर मुझे एज अ डॉटर अपने फादर से भी कंपेयर करेंगे तो हम बिल्कुल अलग पर्सनालिटी हैं। अभी जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो वो एकदम मीडिया शाय, बिहाइंड द सीन, क्वाइट, कम बोलने वाले, यस नो में जवाब देने वाले इंसान थे और यहाँ पे मैं हूँ। आई थिंक जितनी मीडिया अपीयरेंस उन्होंने लाइफ टाइम में 45 वर्ष में नहीं करी होगी, मैंने पिछले 5 वर्ष में कर दी होगी और मैं खुल के बोलती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं सोचती, मैं दिल से, मेरे में डिप्लोमेसी नहीं है, तो मुझे जो सही लगता है मैं बोलती हूँ, जो मुझे गलत लगता है वो भी मैं बोल देती हूँ। बिल्कुल, इसकी तो तो प्रश्न उनकी तरह नहीं बन सकती मैं बिल्कुल भी। नहीं, किसी की तरह बनने की आवश्यकता भी नहीं होती है मुमताज़, लेकिन इसमें आपकी प्रशंसा होनी चाहिए कि आप खुलकर बात करती हैं। आप ये क्या इसके पीछे हो जाएगा, इसकी परवाह किए बगैर आप बात करती हैं। ये बहुत कम ऐसे लोग हैं, जब राजनीति में कोई आता है तो वो बहुत नाप-तोल के बोलता है कि पता नहीं मेरा बोला हुआ कब कहाँ क्या कैसे यूज़ किया जाए। तो मैं अपने जो हमारे युगचरण के व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे भी मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी तक जो आप बात सुन रहे हैं मुमताज़ पटेल की, ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। मुमताज़ जिस तरह से एकदम बेफिक्री से बात करती हैं, कोई लाग लपेट नहीं करती हैं, आपको उनका ये अंदाज़ आपको कैसा लगता है, हमें ज़रूर बताएं। तो आगे बढ़ते हैं मुमताज़। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहती हूँ, ये जो एस्पेक्ट है मेरा, ये भी कहीं ना कहीं अहमद पटेल से इसलिए जुड़ा है क्योंकि मैं इसलिए फ़िक्र नहीं करती क्योंकि मैं दिल से सोचती हूँ और जो अच्छा सोचती हूँ वो अच्छा सोचती हूँ, वो मेरे फादर ने ही सिखाया। तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि सच बोलना और सही का साथ देना और तिगड़म नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मैंने सीखी है उनसे, हमेशा देखा है। एंड प्लस एक्सपेक्टेशन ना रखो, लालच ना रखो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सनालिटी वहाँ से आती है कि मेरे पास ज़्यादातर खोने को कुछ नहीं है, मांगने को कुछ नहीं है, इस वजह से मुझे जो सही लगता है मैं बोल देती हूँ। नापती तोलती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं नुकसान फ़ायदा नहीं दिखती। ये मैंने उनसे सीखा है। वो शायद नुकसान फ़ायदा उनको पार्टी के एंगल से या देश के एंगल से देखना पड़ता था, व्यक्तिगत तो उनके पास भी मांगने के लिए या एक्सपेक्ट करने के लिए कुछ था नहीं। जो उन्होंने किया बिल्कुल दिल से किया और खुले दिल से, ओनली टू सर्व द पार्टी एंड द नेशन उन्होंने किया था। मुमताज़, अभी आपने, हम जब बातचीत कर रहे हैं तो आपने कहा कि अहमद पटेल नहीं चाहते थे कि परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है वो पॉलिटिक्स में आए। तो उनके जाने के बाद ऐसा क्या लगा आप लोगों को? आप दोनों भाई बहन के लिए मैं ये सवाल पूछूंगी। उनके जाने के बाद क्या लगा कि नहीं, हमें आना चाहिए? जो प्राय ऐसा होता है कि बच्चे वो काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते जो उनके माता पिता नहीं चाहते थे। तो अगर अहमद पटेल नहीं चाहते थे तो ऐसी कौन सी बात आपको भीतर से महसूस हुई या आपके आसपास देख के लगा आपको कि नहीं, पिता ने जो किया था वो राजनीतिक जो सफ़र है उसको मुझे आगे बढ़ाना है? क्यों? क्योंकि पिता नहीं चाहते थे और आप उस पर जा रही हैं। तो ऐसी क्या वजह है?
मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। थोड़ी बहुत मैंने पहले भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से कही थी। तो राजनीति में फैज़ल भी आना चाहते थे, मैं भी आना चाहती थी। इसकी चर्चा हमने घर पे करी थी और 2020 में जब हमने इसके बारे में पापा से बात कर मैंने शुरू किया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा था उनको कि अच्छा ठीक है, हो सकता है मैं, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको मेरे साथ फिर जुड़ना होगा। मैंने बोला बिल्कुल। तो कहते बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि मुश्किल है बट मैं जानता हूँ कि आप कर सकते हैं। ये उनके शब्द थे मुझे कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप ये कर सकती हैं, पर मैं फिर भी चाहूँगा कि आप समाज सेवा करें, सोशल वर्क करें। और मैंने उनको ये कहा, ऐसे आपके लिए समाज सेवा करना आसान है क्योंकि आप एक पोजीशन ऑफ पावर में हैं। आई सेड कल मुझे भी अगर समाज सेवा करनी होगी तो मुझे कुछ बनना पड़ेगा, सिर्फ समाज सेवा करने में ऐसे नहीं निकल सकती। ये चर्चा हमारी चल रही थी। उसके बाद कोविड उन्हें हुआ और वो बीमार हुए और फिर उनका इंतकाल हो गया। उनके गुजरने के बाद मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बिकॉज पहले 2-4 महीने जो थे मुश्किल थे काफ़ी। और उस वक्त देखिए एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो ज़्यादातर पिता के निधन के बाद बेटा टेक ओवर करता है। तो फैज़ल ज़्यादा पहले कुछ 2-3 महीने में एक्टिव हो गए थे कि शायद उन्होंने कहा भी था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता। वो वोकल थे और ऑफिशियली उन्होंने डिस्कस भी करे होंगे पार्टी से और अदरवाइज। मैं शांत होके पीछे ही बैठी थी क्योंकि मेरे लिए बहुत कुछ उस टाइम पे बदल गया था। और मैंने अपने भाई को भी कहा कि तुम जो करोगे आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे को समर्थन दूंगी। उस वक्त मुझे जो शौक लगा था पापा के जाने का, तो ये जो पॉलिटिक्स वगैरह की चर्चा थी बिल्कुल साइड में हट गई थी, मेरे माइंड में था भी नहीं। कुछ महीने बाद फैज़ल बीमार पड़े और काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब हुई, कोमा में चले गए थे, वेंटिलेटर पे थे, काफ़ी महीने अस्पताल में रहे। तो उस बीच में उनको सब डेल्टा वेव चल रहा था, तो उस बीच में फैज़ल की हेल्थ के पीछे मैं काफ़ी मसरूफ़ हुई। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2022 में गुजरात के चुनाव जब आने वाले थे, तो 2021 के एंड तक तो मैं फैज़ल के साथ बिजी थी, पर थोड़ा थोड़ा जब गुजरात जाती थी क्योंकि संस्थाएं थे, घर था, तो लोग एक्सपेक्टेशन जो कहते हैं, इमोशनल कनेक्ट था, आते थे जाते थे, तो मुलाकात होती थी। तो धीरे धीरे मुझे वहाँ की लोकल डायनामिक्स, लोग समझ में आना शुरू हुए। और थोड़ी बहुत जो चर्चा पार्टी में हुई तो मुझे यही कहा गया कि भरूच पे ध्यान देना और लोकसभा को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे काम जारी रखना, कनेक्शन जारी रखना। तो जब भी मैं जाती थी करती थी। फिर 2022 के जब चुनाव आए तब तो मैं पार्टी में थी भी नहीं, पर जितने भी लोकल वहाँ के थे, फिर वो टिकट की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर कैंपेन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो मैं कहीं ना कहीं बड़े नेचुरली इन्वॉल्व हो गई कि चुनाव में कैंपेन करना है। लोगों के साथ बीच में बहुत प्यार मोहब्बत मिला, बहुत अच्छे से लोगों ने वेलकम किया। तो अनऑफिशियली मैं पार्टी के साथ जुड़ गई। और फिर आया 2023 जब मुझे पार्टी ने इंडक्ट किया, मैं आईसीसी की डेलीगेट बनी। और फिर लोकसभा की तैयारी करते करते तो जो भी हुआ बड़े नेचुरल तरीके से हुआ। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, आना चाहती थी बट अंडर अहमद पटेल आना चाहती थी। कभी ये नहीं सोचा था कि आई विल बी थ्रोन इन विदाउट एनीबडी, एनी सपोर्ट। तो आज अगर मैं हूँ भी पब्लिक लाइफ में, तो जो कर रही हूँ, जो मेरे पीछे नाम लगा है उसी के साथ कर रही हूँ, वरना जैसे हूँ अकेले ही कर रही हूँ। बिल्कुल। ये बातें तो हुई, लेकिन मैं देख रही हूँ अभी इलेक्शंस होने वाले हैं कई राज्यों में, असम में, वेस्ट बंगाल में, केरल में। आपने बिहार चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी की हार हुई तब भी आपने एक वेकअप कॉल दिया था, और उसके बाद भी कांग्रेस कहीं से उस वेकअप कॉल को लेके सचेत होती हुई, जगती हुई दिखाई नहीं दी। आज भी अगर हम देखें, बंगाल के चुनाव में देख लें, असम के चुनाव में देख लें, स्थिति कमोबेश वैसी ही है। देखिए, कोशिश जारी है। मैं ये इस चीज़ को ऐसे ट्रिविलाइज या डिसमिस तो नहीं करूँगी। रोज़ हमारी पार्टी एक बहुत ही मजबूत और करप्ट वर्ड भी यूज़ करूँगी, डिक्टेटर वर्ड भी यूज़ करूँगी, उस तरीके के सिस्टम के साथ लड़ रही है जितना बन पा रहा है। अगर आप राहुल जी की भी बात करें, हमारे लीडर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं। आई थिंक एक ही इंसान है जो बिना डरे मोदी जी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, सरकार के ख़िलाफ़ बोलते हैं। मेरी जो क्रिटिसिज्म या आलोचना जो कहते रही है, या फिर मेरा जो दिल दुखता है, इस बात से दुखता है कि अकेले तो वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। एक बहुत मजबूत संगठन पीछे होना चाहिए। अगर आप
भाजपा की बात करें, उनके पास इतना बड़ा नाम है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, आपको पता है कि लोग एक तरीके से भक्ति करते हैं उनकी, राइट? नहीं, मैं आ रही हूँ उस पर जिस तरीके से उस नाम के होने के बावजूद भी भाजपा माइक्रो मैनेज एक एक चीज़ करती है, नीचे से एक समर्थन देती है पूरे सिस्टम को। तो मेरी लड़ाई इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी में अगर राहुल जी किसी इशू को लेकर खड़े होते हैं, साथ में उनको एक मजबूत संगठन की भी ज़रूरत है। और एक संगठन या एक पॉलिटिकल पार्टी का मकसद क्या होता है? चुनाव जीतना। तो अगर हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, कहीं ना कहीं हमारा संगठन मजबूत नहीं है, कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। और उस गलती को अगर हम बार बार होते देख रहे हैं तो फिर उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो मैंने बिहार चुनाव के टाइम पे लिखा था कि वही कुछ लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं, उन गलत डिसीजंस की वजह से जमी के जो वही लोग कौन हैं मुमताज जिनको राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं? क्या लगातार कहते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे लीडर हैं, कांग्रेस के सभी लोग कहते हैं, जो जगाने पे लगे हुए हैं, लेकिन जितना वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं उतना तो जमीनी कटाव होता जा रहा है कांग्रेस का कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ता जुड़ नहीं पा रहे हैं। खाली हम टीवी पे आकर बातें देखते हैं। आप अभी आप असम में देख लें, प्रेजेंस कितनी है कांग्रेस की। आप वेस्ट बंगाल में देख लें कितनी प्रेजेंस है, या जहाँ भी अलायंस, जहाँ पे वो गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पर भी उनकी प्रेजेंस है। तो राहुल गांधी आप जो कहती हैं कुछ लोग हैं, वो चंद लोग, क्या राहुल गांधी जब इतने समझदार हैं, निडर हैं, बोलते हैं, मुद्दों को लेकर लड़ते हैं, मुखर होकर बात करते हैं, तो वो राहुल गांधी उन लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं क्या, जो उन्हीं की जड़ें खोदने में लगे हुए? जो मुझे दिखता है, जो मुझे समझ आता है कि आप और मैं बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं तो बोल देती हूँ, इसीलिए शायद लोग समझते भी होंगे कि हाँ नहीं, मुझे भी दुख होता है, इतनी पुरानी पार्टी। बाकी जितने लोग हैं सबको दिखता है, बट सब दबी आवाज में बोल, खुलकर ये बात ऊपर तक पहुंचाता नहीं है, क्योंकि सबको ये डर लगता है कि अगर हमने बोल दिया तो इस वक्त जो हमारे पास है वो भी छीन लिया जाएगा। तो उनके पास होने को बहुत कुछ है, इस वजह से कोई खुल के बोलता नहीं है। हम जैसे लोग जो खुल के बोल देते हैं, हमारे पास खोने को कुछ होता नहीं है। क्या खोने और पाने की बात है? क्या राहुल गांधी सेल्फ ऑब्सेस्ड है? उनको लगता है? आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं है। आई थिंक जहाँ जो बात सही नहीं है वो मैं बोलूँगी सही नहीं है, और उनका जो दिल है ना वो बिल्कुल साफ है। वो दिल से देश के लिए जो सोच रहे हैं, देश के लोगों के लिए सोच रहे हैं, उसमें कोई खामी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि राइट बैकिंग फिर नहीं मिल पाती है। वही वीक ऑर्गेनाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि डिसीजंस जो हैं वो सेल्फिशली लिए जा रहे हैं। आप जैसे आई ओपनर भी तो हैं, फिर क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हम तो फिर एंटी पार्टी बन जाते हैं, या फिर देखिए, मुझे तो यही बोला जाता है, जितना मैं थोड़े बहुत लोग, वैसे तो ज़्यादातर मुझे कोई आके कुछ कहता नहीं है, पर जो थोड़े बहुत वेल विशर्स हैं वो यही बोलते कि मुमताज़ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये कुछ कभी बदलने वाला नहीं है, सिस्टम बदलेगा नहीं। नहीं, बार बार चोट करने से कभी तो महसूस होगा, कभी तो लगेगी। तो मुमताज़, आप जो काम कर रही हैं तारीफ के काबिल है। निश्चित रूप से पार्टी में रह के, पार्टी के भीतर आप निरंतर जगाने की कोशिश कर रही हैं, और बावजूद इसके जिनको आप इतना अप्रिशिएट करती हैं, राहुल गांधी, वो नहीं सुन रहे, एक ऐसी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। हम एक ऐसे सिस्टम से फाइट कर रहे हैं कि आज अगर मैं बोल रही हूँ तो शायद बहुत लोग इस इंतज़ार में भी होंगे कि इसको बोलते रहने दो, फिर ये तंग आ जाएगी और ये खुद ही पार्टी छोड़ के चली जाएगी। तो यहाँ से ये भी कहना चाहती हूँ कि इतनी खुशखबरी आप लोगों को देने वाली नहीं हूँ। पार्टी में ही रहूँगी, पार्टी के भीतर रहकर ही पार्टी के लिए लड़ूंगी, पार्टी को मजबूत करने के लिए लड़ूंगी। क्या मुमताज़, ये दबाव नहीं है कि अहमद पटेल की बेटी हूँ इसलिए कांग्रेस को उन्होंने इस तरह से सींचना शब्द मुझे लगता है कि सही होगा। अहमद पटेल ने जो किया कांग्रेस के लिए, सोनिया गांधी को 2004 से 2014 तक उस लेवल पर लेकर जाना, कभी सामने ना आना, और कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करना, इसी बात का दुख है क्योंकि हमने इंटरनली तो बहुत कुछ देखा, ऐसी ऐसी बारीक मूव्स देखी हैं जिसकी वजह से एक स्टैंडिंग थी कांग्रेस पार्टी की, जिसकी वजह से सब इतने प्रोटेक्टेड थे। मैंने अपने फादर को अपनी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस करते देखा है, हमारे प्रति वक्त सैक्रिफाइस करते देखा। हम लोग आज अगर लोग हमको बोलते हैं कि पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, पर ये कोई देखता नहीं है कि अहमद पटेल के साथ साथ परिवार ने भी कितना कुछ त्याग किया है या सैक्रिफाइस किया है। हम भी रात भर जागते थे, हम भी पब्लिक के बीच में रहते थे, हम भी दिन में हज़ार लोगों को, मेरी माँ खुद से चाय बना के पिलाती थी जब तक मेरे फादर का निधन नहीं हुआ। तो अगर
500 लोग आ रहे हैं तो 500 कप चाय मेरी माँ बना के पिलाती थी। अगर मेरे फादर रात को 2 बजे तक ऑफिस में बैठते थे तो 3 बजे सुबह खाना मैं खिलाती थी। तो परिवार का भी एक सपोर्टिंग रोल रहता है एक बड़े आदमी के सक्सेस में। और उन्होंने जो जो किया या उन्होंने जो जो सैक्रिफाइस किया टू द एंड अपने हेल्थ पर भी, मुझे याद है जब उन्हें कोविड हुआ था, बिहार के चुनाव 2020 में उस वक्त चल रहे थे, आइसोलेशन में थे, जूम कॉल के ऊपर फ़ोन पे फ़ोन मीटिंग्स, मैंने फ़ोन उठा के सोनिया जी को किया। मैंने कहा उनकी हालत खस्ता है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। आई सेड प्लीज़ एक इंस्ट्रक्शन दीजिए कि उनको फ़ोन लोग ना करें, उनको काम ना दें, उनको आराम करने दीजिए। मतलब अस्पताल में बैठे बैठे भी वो आखिरी वक्त तक काम कर रहे थे, चुनाव के लिए काम कर रहे थे। तो हमने देखा है कि क्या नहीं किया उन्होंने। और उस वक्त की जो कांग्रेस पार्टी थी वो आज की कांग्रेस पार्टी से बहुत फ़र्क है। जिस पार्टी में हम बड़े हुए हैं बाहर से देखते हुए भी, आज वो पार्टी नहीं है। तो अगर आज मैं कुछ कहती भी हूँ एक बहुत इमोशनल स्पेस से कहती हूँ, मैं कोई इसमें अपना पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं देख रही हूँ। अगर पॉलिटिकल फ़ायदा देख रही होती तो शायद चुप बैठती और इस तरह की बातें ना करती। पर मुझे दिख रहा है कि पार्टी को और मजबूत करने की ज़रूरत है, पार्टी को फिर से एक मंच पे लाने की ज़रूरत है। पार्टी के अंदर बहुत कुछ बदलेगा तब जाके हम एक ऐसे सिचुएशन में आएंगे कि हम चुनाव जीत सकते हैं। तो आज मैं ये बोल रही हूँ तो मैं भावुक होकर दिल से बोलती हूँ, कोई एंटी पार्टी मकसद नहीं है और ना ही कोई भाजपा की लाइन फॉलो कर रही हूँ कि मैं अपना बेस बना रही हूँ कि मैं बीजेपी में चले जाऊँ। ये खुशी तो मैं अभी हमारी पार्टी वालों को देने वाली नहीं हूँ। हाँ, मैं यही पूछना चाहती थी मुमताज़, कहीं कोई ये दबाव तो नहीं है आप पर, ऐसा ये दबाव कि मेरे पिता ने ऐसी भूमिका निभाई, हमारे नाम के साथ वो कांग्रेस का एक ठप्पा है, उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, तो कहीं ये दबाव तो नहीं आप पर कि आप इस वजह से जहाँ पर आपकी कद्र नहीं हो रही है, आपके कहने की बात आप जो कह रही हैं वो नहीं सुनी जा रही है, बावजूद इसके आप वहाँ हैं, ये उस दबाव में तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम चाहते हैं आज एक देश के नागरिक होने के नाते भी कि एक मजबूत विपक्ष हो और लोग जो इस भाजपा मोदी सरकार से थक रहे हैं उनके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव होना चाहिए जो कि देश के इंटरेस्ट में हो, इंडिया के इंटरेस्ट में हो। वो चीज़ के लिए पार्टी शुड बी रेडी फॉर। इंडिया के इंटरेस्ट में कैसे होगा मुमताज़? राहुल गांधी विदेश जाते हैं और इंडिया की जड़ें खोदने लगते हैं, एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देते हैं कि वो पेट्रोल डला है और माचिस की ज़रूरत है। इसको कैसे देखती हैं मुमताज़? आप तो समझदार हैं, आप चीज़ों को अलग तरह से सोचती हैं। क्या विदेश की धरती पर जाकर भारत के बारे में ऐसी कोई भी बात कहना समझदारी की बात है? राहुल गांधी को क्या ये ऐसा करना चाहिए? ये नैरेटिव स्प्रेड किया जाता है कि राहुल जी जाके एंटी इंडिया या देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर वो जाके बात करते हैं मोदी सरकार के खिलाफ या मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो टॉकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज़ नॉट टॉकिंग अगेंस्ट इंडिया। ये नैरेटिव और ये एक विचार लोगों के दिमाग में क्यों सेट कर दिया कि अगर आपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला तो वो हिंदुस्तान के खिलाफ है, अगर आपने सरकार के खिलाफ बोला तो ये हिंदुस्तान के खिलाफ है। बीजेपी इज़ नॉट इंडिया, Prime Minister Modi is not India. India is above all that. India is all of us. ठीक है मुमताज़, हम पीछे जाएं। अच्छा, जब प्रधानमंत्री जाके जापान में हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाते हैं कि किसी के घर में शादी हो रही है और मज़े में कह रहे हैं कि मैंने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, अब आपके पास पैसे नहीं हैं, तो वो हिंदुस्तानियों के खिलाफ या उनके जो इमोशंस हैं उसके खिलाफ बोलना नहीं हुआ क्या? आप विदेश जाके, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ, अगर आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, जहाँ देखें वहाँ आप नेहरू के खिलाफ बात करेंगे, आप कांग्रेस के खिलाफ बात करेंगे, आप गांधी परिवार के खिलाफ बात करेंगे। उनकी भी तो एक लेगेसी और हिस्ट्री हिंदुस्तान में रही है। पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी की अगर बात करी तो उन्होंने भी इतने साल देश को चलाया है। शी इज़ रिस्पेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। नेहरू जी वॉज रिस्पेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जब आप विदेश जाके ये बात करते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी कहती कि आप इंडिया एंटी इंडिया बात कर रहे हैं? मैं यही कह रही थी कि इस देश में हम पीछे जाएं। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उनके समय में भी विपक्ष था, लेकिन वो कभी विदेशी धरती पर जाके विपक्ष को
घेरने का काम नहीं करती थी। समय बदल गया है। मैं उनके लिए देश प्राथमिकता थी। तो मैं यही सोचती हूँ कि राहुल गांधी के लिए देश यदि प्राथमिकता है तो क्या सोचते हैं देश को लेके। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सवाल सिर्फ राहुल गांधी से क्यों पूछते हैं, हम सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से क्यों नहीं पूछते? एक तरफ जब हम ये कहते हैं कि ऑपोजिशन मजबूत होना चाहिए तो मजबूत ऑपोजिशन से सवाल तो पूछना लाजमी है, पर कि आप देश को लेके क्या सोचते हैं। 11 साल से जो सरकार है और जिन वायदों पे ये सरकार आई थी या जिन वायदों पे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा मैंडेट लिया तीसरी बार भी, उन वादों का क्या किया, उस पे अगर सवाल चाहे विदेश में या चाहे हिंदुस्तान में राहुल गांधी पूछे तो इसमें कुछ गलत बात तो नहीं है। मैं तो यही कहूँगी, आज अगर आप देख लें जितनी भी पीआर कर चुके हैं ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, आप जितने भी फैंसी नाम्स और योजनाएं लेकर आए हैं, बड़े जल्दी उनके मंत्री आते हैं, मंच पर बैठ के आंकड़े देकर जाते हैं। वो आंकड़ों को कौन वेरीफाई करता है? मैं तो आज अगर आंकड़ों की बात करूँ तो यही कहूँगी कि 2 करोड़ नौकरी आपने कही थी हर साल, मिली नहीं मिली। आपने बोला महंगाई कम करेंगे, मिली नहीं, महंगाई कम हुई नहीं हुई। आपने कहा गंगा साफ करेंगे, हुआ नहीं हुआ। आपने कहा 2021 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बने नहीं बने। आपने कहा 2023 तक बुलेट ट्रेन आएगा, आया नहीं आया। स्वच्छ भारत अभियान आप देख रहे हैं किस तरीके से फॉरेनर्स आके हमारे देश का मजाक उड़ाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर रोज कितने रेप केसेस होते हैं, इतने लोग आपकी पार्टी में ही हैं, उन्हीं को आप पैरोल देते हो। आप सोनम वांगचुक को जेल में डालते हो, आप आसाराम बापू को पैरोल देते हो, आप राम रहीम को पैरोल देते हो। मतलब इतनी इतनी योजनाएं हैं जो बोली गई, बट आज तक क्या हुआ उसका? फेल फेल फेल। जमीन पे क्या हो रहा है आप पूछिए। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही हैं कि रुपया बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है ना। मोदी जी क्या बोल के आए थे कि मैं डॉलर को 40 रुपए पे ले आऊंगा, आज 100 पे पहुंच रहा है। इतने सवाल हैं, पर मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ या अगर मुझे मीडिया पे जाने का मौका मिलता है या फिर मैं एक व्यूअर की तरह डिबेट्स देखती हूँ, मुझे तो दिखता है कि सवाल सिर्फ आप राहुल गांधी को पूछ रहे हैं, कांग्रेस को पूछ रहे हैं, या तो फिर इतिहास में हम जी रहे। जहाँ हमने सवाल पूछा वहां पे इमीडिएटली आ जाएगा कि भाई इंदिरा गांधी ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। मतलब नैरेटिव ही स्विच हो रहा है, विच इज़ वाई लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है कि लोग सोच पाए सही क्या है गलत क्या है। इतना ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा हुआ है। और एक राहुल गांधी आपको एम्यूनेशन मिल गए हैं। मैंने देखिए कभी भी ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी में खामियां नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि शायद मैंने अकेले ही पार्टी में रह के खुल के बोला है। मैं हमेशा कहती हूँ, बाकी लोग भी जब आके मुझे कहते हैं तो मैंने बोला आप मुझे कहते हैं, आप लोग मुझे बता रहे हैं, आप लोग खुल के क्यों नहीं बोलते? बोलते सब हैं लेकिन कोई खुल के नहीं बोलेगा। अब उससे मैं यही समझूंगी कि शायद पार्टी के प्रति प्रेम सिर्फ मुझे है क्योंकि मैं चाहती हूँ, चाहे मैं पार्टी में हूँ ना हूँ, मैं चाहती हूँ इस देश को एक मजबूत विपक्ष मिले और वो विपक्ष सरकार में आ सके, क्योंकि हमें भी बदलाव चाहिए। हो गया, अब 11 साल हो गए हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, और मैं हमेशा ये भी कहती हूँ, कांग्रेस पार्टी के चुनावी हम हटके बोल रहे हैं बट सिर्फ लोगों को पर्सपेक्टिव देने के लिए, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स 2024 के चुनाव में आईटी ने फ्रीज कर दिए थे, इनकम टैक्स वालों ने फ्रीज कर दिए थे। कितना है कांग्रेस पार्टी के पास? 130 करोड़ रुपए। इस तरफ अगर आप देखेंगे भाजपा के पास पिछले 11 साल में 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, ठीक है। ये भी मैंने सुना कि एक साल में 2024-25 में 6,000 करोड़ चंदा और मिला, 16,000 करोड़। फिर ये पूछेंगे 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? आप देख लीजिए 130 करोड़ का चंदा है, आपके पास 11 साल में 16,000 करोड़ है। तो ये आप पार्टी चला रहे हैं कि फिर क्या चला रहे हैं? नहीं, ये तो बात पीछे जब नहीं, पर ये पब्लिक कांग्रेस सत्ता में थी तब पीछे के क्यों लोग, जाए? जब कांग्रेस सत्ता में थी, हम नहीं जाना चाहिए, हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, सोचते हैं वैसे ही। तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ये चंदा और पैसा और कौन कहाँ से आ रहा है, ये तो बहुत गूढ़ बात है। ऐसा नहीं था 70 साल में, ऐसा नहीं था जितना 11 साल में इनके साथ है। अच्छा, दूसरा, आप लोग कहते हैं कांग्रेस करप्ट है। जितने भी स्कैम्स दिखाकर 2014 में ये सरकार, मोदी सरकार आई, आज सबकी इन्वेस्टिगेशन में आपको क्लियर किया जा रहा है सीएजी स्कैम नहीं, फलाना स्कैम नहीं, ये वाला लैंड स्कैम नहीं, हर चीज़ में तो क्लियरेंस मिलती जा रही है। तो फिर उस टाइम पे क्या किया? मतलब एक नैरेटिव सेट किया था जस्ट बिकॉज इस सरकार को गिरा सकें। सेकेंडली, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया में तो इतना ही कहूँगी, मुझे आज के मुद्दों से मतलब है, मेरे बच्चों को आज क्या तकलीफ है मुझे उससे मतलब है। मुझे ये नहीं जानना है कि 70 साल पहले वंदे मातरम पे कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। मुझे ये नहीं जानना है कि 100 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी बनी थी तो उसके बाद भंग करने के लिए बोला गया था। मुझे ये नहीं जानना है कि 400 साल पहले औरंगजेब की कब्र कहाँ खुदी थी और औरंगजेब क्या था। जो इतिहास था वो था, हो चुका। वी हैव, सोसाइटी भी डेवलप होती है अपने हिस्ट्री से, राइट। आज की सोसाइटी पे बात करिए ना,
आज मैं कैसे जिम्मेदार होती हूँ अगर मेरे बाप दादा पाकिस्तान नहीं गए तो, अगर मेरे परिवार ने चूज किया कि वो हिंदुस्तान में रहेंगे, मैं एक हिंदुस्तानी परिवार में बड़ी हुई हूँ, आज अगर मैं माइनॉरिटी के लिए या हिंदुस्तान के लिए कोई बात रखती हूँ तो मुझे क्यों कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ। ऐसे मैं ये सब उदाहरण इसलिए ले रही हूँ कि ऐसे नैरेटिव में पब्लिक को फंसाया जा रहा है ताकि पब्लिक ये नहीं सोच पाए। अगर पब्लिक गैस सिलेंडर की लाइन में खड़ी है तो व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ मोदी प्रचार ही देख रही होगी और राहुल गांधी के बारे में कुछ बुरा ही सुन रही होगी, तो वो भूल जाएगी कि मैं 2 घंटे गैस सिलेंडर की लाइन में खड़ा था। बट बॉटम लाइन ये है कि आज गैस सिलेंडर एक आम गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है। इससे हम क्यों भटक रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो जब इतने सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे आप कह रही हैं सब राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी के पास इतने मुद्दे हैं जो सत्ता पक्ष से पूछा जा सकता है, लैक कहीं तो कर रहे हैं कि आ नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सोनिया गांधी के समय की कांग्रेस और अभी राहुल गांधी के समय की कांग्रेस, दोनों में वक्त अलग था। सोनिया गांधी जी के समय की कांग्रेस जब पावर में भी थी, यूपीए सरकार, तब वाजपेयी जी और अडवाणी जी वाली बीजेपी थी। अब मोदी सरकार है आपके ओपोनेंट, बहुत फ़र्क है उस ज़माने के बीजेपी में और आज के ज़माने के बीजेपी में भी। तो इसी तरीके से उस ज़माने के कांग्रेस और आज के ज़माने के कांग्रेस में बहुत फ़र्क है। तो आप स्ट्रैटेजी सिस्टम सब बदलना। तो हम क्या माने कि अब सोनिया गांधी की पार्टी में कोई से नहीं है? सोनिया जी है बट मेंटर की तरह है, बट उनकी तबीयत आपको पता है नासाज रहती है। तो आई थिंक इस तरीके का दबाव उनके ऊपर देना भी कोई सही नहीं है। और बिल्कुल मतलब उन्होंने जो किया कांग्रेस पार्टी के लिए, मजबूती से पार्टी चलाई, सरकार 10 वर्ष पार्टी प्रेसिडेंट रह के चलाई है। मतलब चलाई इन द सेंस कि इन्वॉल्व रही हैं कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी उस पार्टी की प्रेसिडेंट इतने वर्ष रह चुकी है सक्सेसफुली। तो उनको जहाँ श्रेय मिलना चाहिए वहाँ पे मिलना चाहिए। बट आज आप उनको उनकी तबीयत देखकर और उनकी उम्र देखकर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज भी वो पार्टी उसी तरीके से चलाए ना। और दूसरी बात, ना वो लोग हैं और ना वो पार्टी है। मैं इतना ही कहूँगी, ना अहमद पटेल है, वो भी मैं कहूँगी बिल्कुल। तो हम ऑफिशियली ये समझें कि सोनिया गांधी ऑफिशियली रिटायर्ड है? बिल्कुल, मतलब वो सबसे टच में है, जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा अपना इनपुट देती हैं। बट फुल टाइम तो आई डोंट थिंक कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है उनके लिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की रणनीति को आप कैसे देखती हैं और क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को बीजेपी की रणनीति से सीखने की आवश्यकता है? उनकी जो रणनीति है साम दाम दंड भेद, तो आई थिंक कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। और कहीं ना कहीं आई थिंक हमारे राहुल जी जो है वो इमोशनल हो जाते हैं। ये फ़र्क बिल्कुल है। तो या तो फिर आज के ज़माने में आप देख रहे हैं एक तरफ ये ट्रंप सरकार है, एक तरफ नेतन्याहू है, देयर इज़ नो इमोशन इन्वॉल्व, इट्स लाइक स्ट्राइक एंड स्लाइस योर ओपोनेंट्स। तो या तो फिर इसी तरह की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लीजिए जैसे मोदी जी भी करते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात आपने कर दी, आप अभी हाल ही में ईरान एम्बेसी विजिट करके आई हैं। देखिए, एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा कि ईरान हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं एक गलत नैरेटिव स्प्रेड किया जा रहा था कि ईरान पाकिस्तान का साथ देता है, बट ईरान एक अकेला देश था जिसने यूएन में कश्मीर के लिए इंडिया के साथ वोट किया था पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरी बात, जो इज़राइल कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो गाज़ा में किया, या फिर एक अनप्रोवोक्ड अटैक ईरान पे किया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं, अमेरिका की तो वैसे भी आदत है जहाँ तेल दिखा वहाँ पे स्ट्राइक किया। कहीं ना कहीं ये अमेरिका और इज़राइल की जो सांठगांठ हुई थी, इसमें जो क्राइसिस डेवलप हो रहा है, ग्लोबल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, आई थिंक इट इज़ द इफेक्ट्स फॉर ऑल ऑफ अस टू सी टुडे। मतलब आपने एक स्ट्राइक्स की तरह शुरू किया था, आज इट्स टर्न इनटू अ फुल ब्लोन रीजनल वॉर, एंड इससे वापस कैसे जाएंगे किसी को समझ नहीं आ रहा है। इंडिया के जब रिश्ते अच्छे थे, अगर किसी सॉवरेन स्टेट पर अनप्रोवोक्ड अटैक होता है और उनका लीडर मार दिया जाता है, आई थिंक एक बेसिक कर्टसी होती है कि इंडिया को एक कंडोलेंस तक तो देना चाहिए था। 5 दिन तक आपने कोई कंडोलेंस नहीं दिया। गलत डर के नहीं दिया कि नेतन्याहू नाराज़ हो जाए। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? हमारी पार्टी कहती है कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इसको कैसे देखेंगे कि वही ईरान बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उन पर बैन लगा के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारत
के लिए जहाज़ें निकल के आराम से आ गई? क्योंकि ये बात मैं आपको बताऊंगी, जब मैं ईरान एम्बेसी गई थी और जब मैं एम्बेसडर से मिली तो उन्होंने कहा मुझे कि प्रे फॉर अस एंड प्रे फॉर आवर पीपल, इंडिया हैज़ बीन अ फ्रेंड, यू ऑल हैव बीन सो सपोर्टिव। जब मैं वहाँ गई तो देखा इतने लोग आ रहे थे एम्बेसी पे कंडोलेंसेस देने के लिए, आम जनता, पॉलिटिकल लोग भी थे, डिप्लोमैट्स थे, मतलब पब्लिक की तरफ से इतना समर्थन रहा था कि वो वहाँ पे इमोशनल थे, भावुक थे। और उन्होंने कहा कि आप लोगों का इतना प्यार है हम लोग के प्रति। और यही बात बाद में अगर आप देखेंगे तो ईरान ने कहा कि इट इज़ द लव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया फॉर हु वी विल कीप द स्ट्रेट ओपन, ताकि आपके लोगों को तकलीफ ना हो। तो इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं थी। उन्होंने ना सरकार का नाम लिया, ना प्रधानमंत्री का नाम लिया, ना फॉरेन मिनिस्टर का नाम लिया। उन्होंने कहा द लव ऑफ पीपल। आपने देखा कश्मीर में लोग अपने पर्सनल सोना चांदी पैसा जमा कर रहे थे वॉर के सपोर्ट में। तो लोगों की तरफ से जो इज्जत मिली, लोगों की तरफ से जो प्यार मिला, हम जैसे लोग भी अगर गए, गालियां हमने बहुत सुनी, क्योंकि यहाँ पे एक नैरेटिव सेट हो गया है कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। इंडिया का स्टैंड कभी भी एक पर्टिकुलर नेशन के साथ नहीं रहा था। अगर आप 70 साल की भी पॉलिसी देख ले, इंडिया ने हमेशा एक न्यूट्रल रोल प्ले किया है। इंडिया कभी ऐसे नैरेटिव्स में फंसा नहीं था। तो ये जो इजराइल के साथ जो रोमांस चल रहा है पिछले कुछ सालों में, आई थिंक कहीं ना कहीं ये यहाँ की वोट बैंक पॉलिटिक्स को सूट करता है। क्योंकि जो इजराइल गाजा में और पैलेस्टीन में कर रहा है, वो जो एंगल आता है, आई एम सॉरी आई एम ब्रिंगिंग इट इन बिकॉज मैं ये हिंदू मुस्लिम नैरेटिव में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, बट ये वोट बैंक पॉलिटिक्स इंडिया का सूट करता है कि इजराइल हमारा दोस्त इसलिए है क्योंकि वो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को, वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनको सबक सिखा रहा है। तो यहाँ जो है, यहाँ के माइनॉरिटीज़ भी इसलिए अफेक्ट होंगे। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के नैरेटिव में हम फंस रहे हैं एंड आई थिंक पब्लिक को झांसा दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। आज जो हो रहा है, आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो ईरान ने हमेशा खुला ही रखा था। अब वॉर हो गई, जाहिर है वो भी, उनकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनकी भी डिग्निटी है, वो भी फाइट बैक करेंगे। तो अगर उन्होंने बंद किया, अब ट्रम्प बोल रहे हैं कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलो, खुला तो था ही, आपने वॉर करी तब जाके बंद हुआ, अब फिर वॉर कर रहे हो खोलने पर। तो कहीं ना कहीं ये ईगो वॉर चल रही है। बट इसमें नुकसान किसका हो रहा है? गरीब आदमी का हो रहा है, चाहे वहाँ का हो चाहे यहाँ का हो। सिविलियंस जो सबसे ज़्यादा हिट कर रहे हैं। आज हम लोग कह तो रहे हैं रुपया बिल्कुल ठीक है, आज मोदी जी कह रहे हैं कि ऑपोजिशन नैरेटिव फैला रही है कि गैस नहीं है, पर बात सही है नहीं है। आज मैं अपने ड्राइवर से सुबह बात कर रही थी और पूछा तो कह रहे मैम बस अब जो 2-4 दिन का गैस बचा है, हम ना बुक कर पा रहे ना हमें मिल रहा है। तो ये बेचारे लोग खाना कैसे बनाएंगे आप बताएं? वो बोल रहे हैं हमें इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा भी नहीं मिल रहा। अगर इलेक्ट्रिक चूल्हा लेने भी जाएंगे, 4,000 रुपये का इलेक्ट्रिक चूल्हा अगर लेंगे, उसके लिए बर्तन अलग है। एक गरीब आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है आप बताएं? और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कोई क्राइसिस ही नहीं है, सब कुछ सही है। एंड ऑफ द डे क्या होता है, वाह मोदी जी वाह, हर चीज़ में इतना ही बता देते हैं और इस तरीके से लोग भूल जाते हैं कि उनकी तकलीफ़ें क्या हैं। आपने मिडिल ईस्ट पे बात की है। आपके पिता अहमद पटेल के बहुत अच्छे रिश्ते रहे मिडिल ईस्ट के बहुत सारे नेताओं से। भारत की राजनीति पे उसका क्या प्रभाव, क्या उस समय के रिश्ते अभी भी वैसे ही पे कर रहे हैं, या आप कैसे देखती हैं, क्या कोई ऐसा फैसला प्रभावित करता है उनके रिलेशन में? नहीं, टू बी ऑनेस्ट आई रियली डोंट नो। इतना मुझे पता है कि एट अ पर्सनल लेवल जब भी मैं कहीं जाती हूँ या फिर किसी से बातचीत होती है तो बहुत दिल से और प्रेम से उन्हें याद करते हैं और उस चीज़ की वजह से हमें भी बहुत सम्मान मिलता है। पर उसका क्या अफेक्ट कांग्रेस पार्टी के ऊपर या देश के ऊपर है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि जो भी मेरे रिलेशंस हैं वो पर्सनल लेवल पे सबके साथ है। उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आज भी क्या आता है आई डोंट नो। अहमद पटेल ने अपने ऐसी विदेश नीति के विषय में चर्चा की आप लोगों से? नहीं, वो वैसे भी चर्चा नहीं करते थे। जितना हमें पता इसलिए होता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या थोड़ी बहुत बातें चल रही हैं। पर उनकी एक खासियत थी कि उनको अगर कोई बहुत बड़ी बात पता होगी तो वो मेरी माँ को भी कभी नहीं बताते थे। तो ऐसी इतनी सारी चीज़ें हैं जो आज उनके जाने के बाद हमें पता चली, लेकिन जब वो थे तो हवा तक नहीं लगने दी। देखिए क्या समय। हाँ, तो और वो हमेशा कहते थे कि मेरे साथ, हम हमेशा कहते थे किताब लिखेंगे और किताब, बहुत लोग आते थे बायोग्राफी के लिए, तो वो यही कहते जितनी भी सीक्रेट्स हैं मेरे साथ मेरे कब्र में जाएंगी। और बात सही है कि वो अपने साथ ही लेकर गए जो पीछे की बातें थी। तो मुमताज़, आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी सीक्रेट्स आप भी घर में रहते हुए जानती थी जिनको किताब में लिख के और बताना चाहिए, लोगों को, दुनिया को बताना चाहिए? क्योंकि अहमद पटेल एक ऐसा व्यक्तित्व जो
सभी दलों में उनकी स्वीकार्यता थी, लोग उनको पसंद करते थे। और हमने ये भी देखा कि कभी वो मीडिया में आके कभी उनको अपना ऐसा नहीं था कि मैं फेमस हो जाऊं, लोग मुझे जाने। वो डायरेक्टर की भूमिका में रहे हमेशा, पर्दे के पीछे रह के कैसे उनको एक्टर एक्ट्रेस से रोल करवाना है, एक्ट करवाना है, ये काम करते रहे। कभी वो लालसा नहीं रही उनके मन के भीतर कि नहीं मैं ही हीरो बन के सामने आ जाऊं। वो बन सकते थे, वो पर्दे के पीछे के हीरो थे। तो बहुत सारी सीक्रेट तो ऐसी होंगी जो आप जानती हैं, दुनिया नहीं जानती है, लोग नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं, क्योंकि वो एक दौर था जब पॉलिटिक्स अलग तरह की थी। और ऐसे में अहमद पटेल, जिनके ऊपर एक ये भी लगता था कि एक मुस्लिम नेता है, एक अलग पर्सपेक्टिव से भी लोग देखते थे, बावजूद इसके उन्होंने अपनी वो जगह बनाई थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आनी चाहिए। तो आपके मन में ये विचार नहीं आता कि मैं तो चलो वो घर का सीक्रेट एजेंट हूँ और मैं सारी बातें जानता हूँ, चलो ये बताता हूँ लोगों को जो जाननी चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स ऐसी बहुत बातें हैं और जो हमने देखी या ऑब्जर्व करी या फिर चुपके से सुन ली पर नहीं, आई थिंक जिस वजह से वो नहीं कहते थे, वो सामने वाले की भी इज़्ज़त अपनी भी रखना चाहते थे। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, तो आई थिंक उस चीज़ का सम्मान मैं रखना चाहूँगी कि जो वो नहीं बताना चाहते थे वो पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं और सबके अपने अपने व्यक्तिगत कारण होते हैं या फिर इज़्ज़त होती है। तो उस चीज़ को आई थिंक मैं अपने फादर के रिस्पेक्ट रखते हुए नहीं कहना चाहूँगी। हाँ, पर बहुत कुछ ऐसा देखा सुना है और उसको अगर आज के समय में मैं कंपेयर करूँ तो उस टाइम तो पर्दे के पीछे से हम भी देखते थे, हमारा कोई लेना देना नहीं था उस चीज़ से, राइट? तो हमारी ज़िंदगी में कोई उसका असर नहीं था। पर आज उन चीज़ों को समझने में ज़्यादा समझ आती है वो चीज़ें, लोगों की बातें, अब समझ आता है कि क्यों कुछ लोगों के बारे में वो हमेशा कहते थे कि दूरी बनाए रखें, या फिर कुछ लोगों के साथ वो किस तरीके से डील करते थे। आज वो बातें हमें समझ आ रही है, तो आई थिंक मेरी लाइफ में उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा है कि जो मैंने उनसे देखा, सीखा और परखने का अब जो मौका मिल रहा है, आई कैन अप्लाई दैट्स। पर नहीं, जो चीज़ें पता है और वो नहीं चाहते होंगे कि बाहर आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मैं बोलना चाहूँगी। मुझे नहीं, वो सब नहीं बोलना चाहूँगी, पर उनके बारे में एज अ पर्सन, आपने कहा कि पर्दे के पीछे रह के कभी सामने नहीं आए हीरो बनने के लिए, पर आज मैं यही कहना चाहूँगी, 6 साल हो गए उनको गुजरे, जिस तरीके से लोग उनको याद करते हैं आज भी मैं कितनी बार यूट्यूब पे पॉडकास्ट देखती हूँ, कहीं ना कहीं उनका जिक्र आ ही जाता है या उनके ऊपर चर्चा चलती है। तो पर्दे के पीछे रह के भी वो हीरो तो बन ही गए। बिल्कुल मुमताज़, ऐसे बहुत सारे लोग रहे जो राजनीति से अलग थे, उनको तो पता भी नहीं था, मतलब इतना वो फ्रीक्वेंटली सामने कभी आए नहीं, लोग नहीं जानते थे कि दिखते कैसे हैं अहमद पटेल। नाम तो सुनते थे लेकिन थे उनके जाने के बाद जो हमें पता चला, जब लोग आके बताते हैं, और सबके पास एक पर्सनल स्टोरी होती है। मैं पॉलिटिकल स्टोरी की तो बात ही नहीं कर रही, मैं पर्सनल स्टोरी बताती हूँ, मतलब सुनती हूँ जब लोगों से, तो पता चलता है। और तभी मैंने उसके बाद समझा कि कोई विरासत जो बोलते हैं उनकी राजनीतिक विरासत नहीं है, ही वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन। एंड यही मैं किताब में लाना चाहती हूँ, वो एस्पेक्ट, क्योंकि लोग जानते हैं कि चाणक्य थे, पॉलिटिकल एडवाइज़र थे, पर्दे के पीछे स्ट्रेटेजिस्ट थे, पर ही वाज मच मोर एंड बियॉन्ड दैट। क्योंकि जो वो करते थे ना, हमारे इस्लाम में कहावत है कि आई एम श्योर बाकी धर्मों में भी होगा कि आपके राइट हैंड को भी नहीं पता चलना, लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता चलना चाहिए आपका राइट हैंड क्या कर रहा है। मैं दाएं बाएं में कंफ्यूज हूँ, इसलिए इंग्लिश में बोल रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे थे, उनका पता भी नहीं चलता था कि किसके लिए उन्होंने क्या कब किया है। और आज मैं, यकीन मानिए, सड़क पे चलते चलते लोग मुझे रोकते हैं और बताते हैं आपके फादर ने मेरे लिए ये किया। कोई ऐसी उनकी राजनीतिक सीख आपको लगती है जो वो आपको होते तो देते कि तुम राजनीति में गई हो तो कम से कम ये वाले काम से दूर रहना, ये मत करना? नहीं चाहते थे, बावजूद इसके जब आप राजनीति में आई तो अभी पिता होते तो ऐसी कोई सीख आपको कौन सी देते कि ये नहीं? हमेशा बोलते थे कम बोला करो, पर वो मैं सीख नहीं पाई, अब तक सीख नहीं पाई। बोलते थे मुमताज़ कम बोलो, कम बोलो। राजनीति के लिए नहीं, वो लाइफ में बोलते थे कि थोड़ा कम बोला करो, क्योंकि वो बहुत क्वाइट इंसान थे। पर नहीं, उनसे ऑब्जर्व जो मैंने क्या सीखा कि किस तरीके से दुश्मन को भी दोस्त बना के चलो, किस तरीके से आप सच के रास्ते पर ही चलो, किस तरीके से आप
हमेशा सही करने की कोशिश करो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। वो चीज़ मैंने सीखी है, क्योंकि बहुत ही एक एम्पैथेटिक इंसान थे और बहुत सम्मान से लोगों के साथ रहते थे। मतलब एक इज्जत जो लोगों को देते थे, शायद वही उनके सक्सेस का कारण था, क्योंकि लोग उनके साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ जाते थे, पर्सनली जुड़ जाते थे। तो उनके लिए फिर बहुत आसान होता था किसी को कहना कि प्लीज़ इतना कर दीजिए मेरे लिए, और वही उनकी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग होती थी, क्योंकि प्यार से जो वो बोलते थे, वो प्यार से जो एक बोलना था ना, वो एक फिर पत्थर की लकीर बन जाती थी कि अहमद भाई ने बोला है तो ठीक है। और वो जिस तरीके से लोगों को हैंडल करते थे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मतलब कैसे किसी बैकरूम पॉलिटिक्स। हाँ, तो मतलब आपने उस प्यार से बैकरूम कैसे- पॉलिटिशियन की छवि को उनके क्यों नहीं अपने अंदर, आपको लगा कि राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हूँ तो इसी तरह बढ़ाऊं? देखिए, अभी तो क्यों मैं- मुखर होना पड़ा है? अभी तो पब्लिक प्रोफाइल है और मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ। अब जब मौका मिलेगा पीछे से कुछ राजनीतिक मूव्स करना, जब टाइम आएगा तो क्या पता, आई माइट सरप्राइज यू। आपने धुरंधर देख ली? पहली वाली देखी, दूसरी नहीं देखी। अच्छा, अच्छी लगी तो क्यों, और अगर खराब लगी तो क्यों? क्योंकि नहीं, इससे मुस्लिम विरोधी फिल्म के तौर पर लोग कह रहे हैं कि आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, पहली देखी है मैंने, पहला 1 घंटा तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा वायलेंस लगा। तो ठीक है, वो एक स्टोरी और नैरेटिव बताने की कोशिश कर रहे थे, कुछ कुछ चीज़ें डाल रहे थे। बिकॉज हम पॉलिटिकल परिवार से आते हैं तो थोड़ी बहुत हमें समझ आ रही थी कि किसके बारे में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को शायद ना भी समझ आए, पर जितना हाइप कर दिया है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये है, तो जो लोगों को नहीं भी समझ आ रहा होगा शायद उनको भी समझ में आने लगेगा। पर हाँ, टुवर्ड्स द एंड मुझे लगा, जब लास्ट का पार्ट देखा, कि प्रोपेगेंडा थोड़ा बहुत है। मतलब दे ट्राइंग टू फिट इन अ नैरेटिव। इस मतलब ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जी के जो, मैं तो शायद ये कहूँगी सेकेंड पार्ट में जो रिव्यूज़ मैंने पढ़े हैं कि जहाँ जहाँ इस सरकार से गलतियाँ हुई या प्राइम मिनिस्टर से गलतियाँ हुई, तो ये पिक्चर बनाई गई है उसको जस्टिफाई करने के लिए। मेरा ये कहना है, मैंने देखी नहीं है पिक्चर। मतलब जो जैसे डीमोनेटाइजेशन, आपने डीमोनेटाइजेशन को आपने जैसे जस्टिफाई करने की कोशिश करी, ताकि लोगों को फिर ये पिक्चर देखकर लगे कि वाह मोदी जी वाह। आप समझ रहे हैं, मतलब लोग भूल जाए कि जो तकलीफें उन्होंने सही थी। फॉर एग्जाम्पल, अभी बाकी मैंने पूरा देखा नहीं है, पर जहाँ जहाँ पहली वाली पिक्चर भी देखी मैंने, तो मुझे लगा कि सटल प्रोवोकेशन है फॉर पीपल, कि वो फिर उस तरीके से सोचना शुरू करें। देखती हूँ सेकेंड पार्ट, बट 4 घंटा शायद बैठने की मेरे में हिम्मत तो नहीं है, इतनी देर मैं नहीं बैठ सकती, वेरी रेस्टलेस। अभी बट बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्म्स बन रही हैं। आई थिंक बॉलीवुड जो है ना, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हट के कहीं ना कहीं, देखिए, डर बैठा हुआ है बॉलीवुड में भी। आपने कोई देशभक्ति की पिक्चर बना दी तो आपके ऊपर ये अभी आऊंगी इस पे भी। मतलब मुमताज, अभी क्या है, पहले जब ऐसी फिल्में बना करती थी जिसमें किसी ब्राह्मण को चोर ही कहा जाता था, किसी हिंदू को कहीं ऐसा ही बनाया जाता था, तो क्या आप कह रही ना कि अब ऐसी एजेंडा बेस्ड फिल्में बन रही हैं, तो तब ऐसी बनती थी, तो मतलब तब भी का एजेंडा यही था कि ये किस विशेष, तब हर किस्म की बनती थी। अभी क्या है, ये कुछ फिल्म्स है जैसे इतनी हाइप हो जाती है। अभी हाल ही में आपने देखा, इंडियन फिल्म तो खैर नहीं है, बट वो हिंद रजाब पे जो पिक्चर आनी थी, जो नॉमिनेटेड थी अकेडमी के लिए भी, उसको सेंसर बोर्ड ने उस पर रोक लगाई हुई है। रीज़न क्या दिया है कि इससे इंडिया और इजराइल के रिलेशन ख़राब होंगे। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट पिक्चर, 5 साल की बच्ची को जिस तरीके से मतलब इजरायली फोर्सेस ने मारा, और एक वर्ल्ड वाइड क्रिटिक अक्लेम्ड फिल्म है, उसको इंडिया में आप दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि नेतन्याहू नाराज़ हो जाएंगे या ट्रंप नाराज़ हो जाएंगे। तो ये तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हाल है। आप अब फेसबुक के, आप हर मतलब सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। अब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप बैन्स लगा रहे हैं। ऐसे में बस राहुल गांधी निडर है। नहीं, देखिए, राहुल गांधी डरते तो नहीं है, बाकी सब शायद डरे भी थोड़ा बहुत। हम भी कभी कभी बोले, में मुझे भी कहा गया था कि देखिए, आपको सरकार के बारे में कुछ भी बोलना है बोले, बट आप प्रधानमंत्री पे कभी डायरेक्ट अटैक ना करें। ये तो मुझे सामने से भी एडवाइस मिली है, अपनी पार्टी से नहीं, सामने से। तो कहीं ना कहीं डर होगा, तो राहुल गांधी बिना डरे बोलते हैं, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है। पर उनको बैकिंग चाहिए एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि राहुल जी जितना अकेले बोल दें, पर जो उनकी नीतियां लाना चाहते हैं वो तभी ला पाएंगे जब सरकार में आएंगे, और सरकार में आने के लिए आपको एक बहुत मजबूत संगठन की जरूरत है। वही हमारी प्रॉब्लम आ रही है ना, वही लैक कर रहा है। क्या लगता है मुमताज आपको कि आज मुस्लिम महिला को मुस्लिम कार्ड और महिला कार्ड दोनों खेलने की जरूरत पड़ती है? आपको ऐसा लगता है क्या कि इससे राजनीतिक
फायदा या नुकसान जोड़ के देख? लोग मतलब ऐसा अगर राजनीति में लोग फॉलो करते ही हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज सब अपनी अपनी एक आइडेंटिटी लेकर चलते हैं। मैं पर्सनली इस चीज़ पे नहीं मानती हूँ। हाल ही में मैं काफ़ी माइनॉरिटी रिलेटेड कॉजेज़ उठाए एंड मैंने सोचा भी कि इससे सिर्फ मेरी कोई छवि एक माइनॉरिटी वुमन की तरह ना आ जाए, पर नहीं, मैंने वो कॉजेज़ एक सिर्फ मुसलमान महिला होने के नाते नहीं उठाई, मैंने एक हिंदुस्तानी होने के नाते उठाए, बिकॉज ये लोग भी हमारे देश के लोग हैं और अगर इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है बार बार, मतलब इश्यूज जब आते हैं और डर के मारे कोई ना रेस करे तो ये भी अन्याय है। और अगर आज मैं कुछ बोलती हूँ तो सिर्फ एज अ मुस्लिम नहीं बोलती, बल्कि अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी एक मुस्लिम महिला की बनाई तो मेरे लिए और ज़्यादा तकलीफ है। इसमें आपकी प्रशंसा, आपकी बात को रोक के मुमताज़, आपकी प्रशंसा यहाँ करनी होगी कि आप एक ऐसी महिला नेतृत्व के रूप में सामने आ रही हैं जो वाकई मैं तो ये कहूँगी कि निडर तो आप हैं, आप बेबाक हैं, आप उस अपनी तमाम बातों को तमाम प्लेटफॉर्म्स पे रख रही हैं। और मैं युग चरण के जो हमारे अभी दर्शक हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, वो सब भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मुमताज़ का जो किरदार सामने आ रहा है, जितने साफ दिल होके वो बात करती हैं, आपको वो कैसा लगता है वो ज़रूर बताएं और हम आपकी बात मुमताज़ तक ज़रूर पहुंचाएंगे, आपके कमेंट्स ज़रूर उन्हें बताएंगे। देश भर से आपको जो प्यार मिल रहा है और मुझे लगता है वो प्यार ही है कि आपको हर जगह लोग, हाँ, हिम्मत मिल रही है। हम मुस्लिम कार्ड की बात कर रहे थे महिलाओं के लिए कि क्या नुकसान फ़ायदा करता है। एक सवाल और मेरे जहन में ये आता है, मैंने आपकी बात बीच में रोकी थी, कि आज आप देश में सबसे बड़ी मुस्लिम महिला नेता किसको देखती हैं? मुस्लिम महिला नेता जो उस समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हुए आगे बढ़ रही हो। टू बी ऑनेस्ट ऐसे माइंड में तो कोई मेरे आ नहीं रहा है, सच्ची बोले तो। हमारे पास अच्छी आवाज़ें हैं पार्लियामेंट में, उस पर तो मैं प्रशंसा करूँगी। वहाँ पे इकरा की जैसे मैंने बात करी वो हैं, टीएमसी से भी कुछ मुस्लिम संसद हैं, पर एकदम एक लीडर टाइप का, जो कि जैसे ओवैसी जी को अगर हम मानते हैं एआईएमआईएम के जो लीडर हैं, तो मुसलमान फीमेल में तो मेरे को ऐसे कोई ध्यान में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट ओवैसी जी के अलावा मुस्लिम नेता में तो मुझे और कोई भी नहीं। मुमताज़, आपको हम अभी से ही शुभकामनाएं भी देते हैं, बधाई भी देते हैं युग चरण के सारे दर्शकों की तरफ से भी कि आप ये प्रतिनिधित्व करें, देश की तमाम महिलाओं का नेतृत्व करें, खाली मुस्लिम। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहती हूँ कि एक देखिए, मैं ना कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में यकीन रखती हूँ, ना मैं रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स में यकीन रखती हूँ। मेरे लिए हमेशा एक ह्यूमैनिटेरियन टच ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज कोई भी इंसान तकलीफ़ में हो, और ये भी मैंने अपने फादर से सीखा है कि कभी भेदभाव उन्होंने नहीं किया कि उनके घर में कौन आता है और कौन जाता है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, या फिर किसी महिला पुरुष के नाम पे भी। जहाँ जिसको तकलीफ़ हुई है उन्होंने हमेशा हाथ बढ़ाया है और हमेशा साथ दिया है, और वही चीज़ मैं देखती हूँ। आपने क्योंकि मुसलमानों की बात करी, अगर आप मुझे देखेंगे, देखिए अहमद पटेल भी एक मुस्लिम नेता कभी नहीं थे। आपने अगर उनके बारे में, लेकिन मुमताज़, विपक्ष ने हमेशा अहमद पटेल के ऊपर एक मुस्लिम नेता का टैग लगाया, एक कह लीजिए कि वो पक्षपात करते थे, ऐसा नहीं। बल्कि ये बात मुझे भी उनके जाने के बाद पता चली कि जितने मंदिर उन्होंने बनवाए होंगे उतने तो शायद मस्जिद भी नहीं बनवाए होंगे। मैं बता रही हूँ, ये बात मुझे उनके जाने के बाद पता चली। और हाँ, बिल्कुल। और दूसरा कि जिस तरीके से हम भी बड़े हुए हैं, मैं भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ, वो एक बहुत ही वो अपने रिलीजन, धर्म को सही तरीके से हमेशा फॉलो करते थे। वो नमाज़ पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, मतलब बिल्कुल बेसिक्स जितने भी इस्लाम के थे हमें भी वही सिखाया गया, पर हमें कभी भेदभाव नहीं सिखाया गया। हमारे घर में आज भी दिवाली भी मनती है, रमज़ान ईद भी उसी तरीके से मनता है। हमारे दोस्त जो थे आके रहते थे, आई थिंक गिने चुने मेरे पास शायद 1-2 मुसलमान दोस्त होंगे, बाकी तो जितने भी मेरे दोस्त थे वो हिंदू फ्रेंड्स ही थे। हम चर्च भी जाते थे, हम मंदिर भी जाते थे, हम हवन में भी बैठते थे। कभी इन चीज़ों पे मेरे फादर ने रोक टोक नहीं करी, बल्कि आगे मुस्लिम एंगल से भी ये बात करूँगी कि मेरे फादर ने कभी एज अ महिला मुझे कब्रिस्तान जाने से रोका नहीं, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बैन किया जाता है कि औरतें नहीं जा सकती। आज भी मैं अपने फादर के कब्र पे जाती हूँ तो मेरी मुसलमानों के बीच में इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, गालियाँ पड़ती हैं कि औरतों का जाना मना है। तो अगर आप मुझे भी देखेंगे तो मैं कोई एक ट्रेडिशनल
मुस्लिम वुमेन के एंगल पे नहीं आऊँगी, क्योंकि कितनी बार मैं अगर हमारी पार्टी वालों के साथ या किसी के साथ मंदिर में चली गई तो मुझे ट्रोलिंग होती है, मैं गरबा करने चली गई तो प्रॉब्लम होती है, हिजाब नहीं किया तो प्रॉब्लम होती है। तो दोनों अच्छा, और अगर आपने फिर मुसलमानों के हक में कोई बात कर दी कि कोई अत्याचार हुआ तो फिर आपको इधर से आ जाता है हलाला की औलाद पाकिस्तान चले जाएं। तो दोनों तरह से आप पिसते हैं। पर फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि मेरे लिए सब बराबर हैं। जहाँ मुझे दिखेगा कि कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे मैं आवाज़ उठाऊंगी, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और नहीं चाहती हूँ कि और लोग भी भेदभाव करें। ये वी हैव टू कम आउट, इंडियंस फर्स्ट। मैं हमेशा कहती हूँ पहले हिंदुस्तानी, उसके बाद बाकी जो भी है। मुमताज़, बहुत छोटे छोटे से जवाब आपसे चाहेंगे। पहला तो ये कि हमने महिला कार्ड की बात की थी, क्या राजनीति में महिला कार्ड खेलना नुकसान है या फायदे का सौदा है? महिला होना ही नुकसान है राजनीति में, यही मैं कहूँगी, आसान नहीं है। और अगर आपने थोड़ा सा भी सक्सेस देख लिया तो उसके पीछे वो ऐसे आलोचनाएं लगा देते हैं या कारण लगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं महिलाओं की। मैं इतना कहना चाहती हूँ, वो चीज़ बदलनी चाहिए। एंड महिलाओं को हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है अपने हक के लिए। ये भी गलत है, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। मेरे फादर, मैं हमेशा सुनाती हूँ ये बात कि मेरे फादर को भी जब मैंने कहा कि मैं राजनीति में आना चाहती हूँ तो सबसे पहला सवाल उनका ये था, फिर भैया का क्या? क्योंकि भैया चाहते थे आना और वो नहीं चाहते थे, तो उन्होंने हमेशा कहा कि तुम कर सकती हो, पर अगर तुमको मैं साथ लेकर आऊंगा तो फिर भैया क्या करेंगे? कि अब ये सोच बदल रही है। मुमताज़, आपकी भी 2 बेटियां हैं, आपने बताया, तो जिनकी बेटियां जिनके पास हैं उनको तो ये ऑप्शन ही नहीं होता है ना कि नहीं हमारा बेटा करेगा हमारा, तो उनके लिए सब कुछ तो उनकी बेटी। नहीं, देखिए एक चीज और कहूंगी कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पर ये पेट्रियार्की को हवा देने वाली भी महिलाएं होती हैं। आप घर में भी देख लीजिए, हमेशा भेदभाव होगा। नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, पहले से ऐसी नहीं हूँ, अपनी बेटियों के साथ भी ऐसी नहीं हूँ। पर कितनी बार मेरी माँ भी, मैं हमेशा लड़ाई करती हूँ, वो बोलेंगी कि आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, और मैं बोलती हूँ भाई अगर शॉर्ट्स पहन के घर में बैठ सकता है। 2 बेटियों की माँ बनी तो ये दबाव नहीं था कि नहीं एक बेटा भी होना चाहिए? नहीं, शुक्र है, मैं वही बोल रही हूँ कि उस तरीके से तो ऐसा कभी भी नहीं था, ना ही मेरे इन लॉज की तरफ से, ना ही मेरे पेरेंट्स की तरफ से। सोनिया गांधी जी के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन दोनों में से आप किसको प्रभावशाली बेहतर नेता देखती हैं? दोनों अलग अलग हैं, भाई बहन हैं, अलग अलग हैं। प्रियंका जी ज़्यादा आर्टिकुलेट है, मैं और प्रियंका जी शायद ज़्यादा एक्सेसिबल है। राहुल जी जो हैं वो ज़्यादा निडर है। प्रियंका जी डिप्लोमेटिक हैं, राहुल जी निडर हैं। तो आपकी किसके साथ ज़्यादा बनती है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी? चलिए तीनों की पूछ लेते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी के लिए अहमद पटेल जो थे वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, वो ज़्यादा टच में है। अहमद पटेल की बेटी सोनिया गांधी के लिए भी वैसी ही होगी जैसा अहमद पटेल से रिश्ता था। तो वो बेटी के लिए क्या कुछ स्पेशल स्टेप लेती हैं सोनिया गांधी? जब आपकी बात राहुल गांधी या प्रियंका गांधी तक नहीं पहुंच पाती, सोनिया गांधी तक अगर पहुंच रही है, तो क्या कभी उन्होंने बढ़ के ये कहा है कि नहीं मुमताज़ डिजर्विंग है और उस लेगेसी को लेकर आगे आई हैं जैसे हमें भी सोचना चाहिए? और कांग्रेस पार्टी में या किसी पार्टी में ये नया नहीं होगा कि पिता माता अगर बड़ी भूमिका में है तो उनके बच्चों को ना ले आया जाए। बहुत छोटा जवाब आपसे। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, राजनीतिक चर्चा मैंने कभी नहीं करी, एक्सेप्ट जब ये लोकसभा के टाइम पे आम आदमी पार्टी को सीट चली गई थी, उसके बाद में जब एक बार मिली थी तब मैंने उनसे थोड़ी सी चर्चा करी। अदरवाइज पर्सनल लेवल पे सोनिया जी रेगुलरली टच में रहती हैं। वो हमेशा, उनका एक पर्सनल टच रहता है। कुछ मुझे इशू होता है तो मैं प्रियंका जी को हमेशा कांटेक्ट करती हूँ एंड वो बहुत रिस्पॉन्सिव होती हैं। राहुल जी थोड़ा बिजी हैं तो उनके साथ उस तरीके से बातचीत नहीं हो पाती, पर जब भी मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं। अहमद पटेल के नज़रिए से अगर आप देश को देख रही हैं तो क्या लगता है किस बात को लेकर चिंतित होना चाहिए? अहमद पटेल जी ने मुझे 2019 के चुनाव के टाइम कहा था कि इस बार अगर अब मोदी सरकार आ गई तो लाइन वाज डेमोक्रेसी एज यू नो इज फिनिश्ड मुमताज़। और वो बात मुझे आज क्लियर दिख रही है कि बात बिल्कुल सही कही कि डेमोक्रेसी एज वी न्यू इट इज़ फिनिश्ड। ये उन्होंने मुझे 2019 में कहा था। क्या ऐसा लगता है कि चुप्पी कई बार राजनीति में गलत भी साबित हो जाती है? आज के दौर में जी, इसलिए मुखर रहना जरूरी है। जी। एक लाइन में अहमद पटेल को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? नेक दिल इंसान। क्या अभी कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा निर्णय लिया जिसका श्रेय किसी और को मिल गया? आपने घर में रहकर देखा होगा और उस पर वो दुखी हुए हो? दुखी तो नहीं हुए, पर हमेशा, बट उनको इस बात की कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। एक बार जब उन्हें मैंने बहुत अपसेट देखा था, नहीं एक्चुअली छोड़िए अभी नहीं, मैं एक किताब रेडी कर रही हूँ, उस पर बोलूँगी, फिर उसके बारे में आपसे फिर से एक बार बात करूँगी और तब चर्चा करेंगे। अभी मुमताज़, हाल ही में स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी को देश सीरियसली नहीं लेता। स्मृति ईरानी को कौन सीरियसली? चुनाव में स्मृति ईरानी ने नेतृत्व किया, मंत्री के रूप में रही, राहुल गांधी को पटखनी दी उन्होंने, अमेठी में बहुत बुरी तरह से भी हराया था। ये बात अलग है कि
इस बार के चुनावों में उनको भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखती हैं? तो उनका क्लेम टू फेम क्योंकि सास भी कभी बहू थी और राहुल गांधी है, इतना ही कहना चाहूँगी बस। और उनमें कोई काबिलियत नहीं है? उन्होंने इतने साल जो नेतृत्व किया वो सिर्फ राहुल गांधी के नाम पर ही तो किया, राहुल बैशिंग पे ही तो किया, और क्या किया। अच्छा बोलती है, मैं ये नहीं बोलती, अभिनेत्री भी बहुत अच्छा है, मैं मिली उनसे, पर जो बिलो द बेल्ट राहुल गांधी पे हमेशा अटैक किया है वही उनका क्लेम टू फेम रहा है ड्यूरिंग हर पॉलिटिकल जर्नी। मुमताज़, कोई ऐसी बात जो आपको लगती है कि वो भीतर रह गई है, उसको बाहर निकलना चाहिए? आपके भीतर कोई ऐसी बात लगती है कि नहीं, ये बोलते तो शायद काम और बन जाता? नहीं, अभी तो शुरुआत है, जर्नी बहुत लंबी है, बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी, पर हो सकता है शायद मैं अपने पिता से सीखूं कि कुछ चीज़ें अंदर ही रखें और अपने साथ ही अपने भीतर ही रखें। है बहुत चीज़ें ऐसी, पर वक्त आएगा तो शायद बोलूँगी, देखा जाएगा। बहुत धन्यवाद मुमताज़, हमें सच में आपसे बात करके ऐसा लगा नहीं कि हम कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी नेता से बात कर रहे हैं जो कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। द अहमद पटेल की बेटी हैं, वो एक बड़ा नाम जिसके पीछे लगा है वो सिल्वर स्पून वाली बात हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बहुत ज़मीनी हैं, बहुत साफ दिल हैं, अपनी बात बहुत अच्छे से कहती हैं। मुमताज़, आपने अपने घर में अपने पिता को राजनीति करते हुए बहुत करीब से देखा है, और कहते हैं कि राजनेता को तो जनता देख रही होती है, लेकिन उसके पीछे का जीवन उसका परिवार समझ रहा होता है, देख रहा होता है। ऐसी कौन सी बात अहमद पटेल की आपने देखी घर में रहते हुए? बहुत ही एक साधारण इंसान थे, पायलट का पेन इस्तेमाल करते थे, फेवरेट, और इतने मतलब मैं सिंप्लिसिटी उनकी बता रही हूँ, उनको पतली घड़ियाँ पहनने का बहुत शौक था, तो टाइटन स्लिम वॉच आती थी उस टाइम पे, वो कभी वॉलेट नहीं रखते थे, उनकी जो पार्लियामेंट की आईडी कार्ड होती थी उसमें पर्चे वर्चे रहते थे और थोड़े बहुत पैसे, मतलब 100 200 500 रुपए। हम हमेशा उनको देखते थे क्योंकि हम देखते थे बाकी जो लीडर्स आते थे सब बड़े स्टाइल में फिट फाट, मोब्लों के पेन होते थे, खूबसूरत घड़ियाँ होती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती थी। उनके पास एक स्विफ्ट की गाड़ी थी और एक एम्बेसडर कार थी, उनको बहुत पसंद था, पर्सनल एम्बेसडर उन्होंने खरीदी थी। तो सिंपल खाना खाते थे, माँ के हाथ का खाना बहुत याद रखते थे। तो एज अ पर्सन हमारे लिए तो सिर्फ फादर थे, पापा थे। हमने कभी उनको एक बड़े नेता के रूप में ना देखा, ना सोचा, ना समझा। थोड़ा बहुत पता था कि हाँ ठीक है, पावरफुल हैं, और उन्होंने कभी हमें भी ऐसे फील नहीं करने दिया, बिकॉज मेरी माँ भी एक बहुत सिंपल लेडी रही हैं, बिहाइंड द कर्टन, जैसा मैंने कहा कि किचन में आज तक खाना अभी भी इस उम्र में भी खुद ही बनाती हैं। हम लोग ऐसे ही बड़े हुए हैं। उनकी जो अहमियत मुझे उनके जाने के बाद समझ आई कि वो कितने बड़े नेता थे। मुमताज़, उन्होंने महसूस नहीं होने दिया। मुमताज़ पटेल एज अ स्ट्रैटेजिस्ट, अगर हम ये देखें जैसे अहमद पटेल थे, अगर आप उस जगह पे होती हैं, तो अभी लगातार चुनाव आ रहे हैं, तमाम राज्यों में चुनाव हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती कांग्रेस को लेकर जिससे आपको लगता है कि ये जो बीजेपी लगातार चुनावों को जीतती जा रही है, उनके कार्यकर्ता संगठित तौर पर कार्य करते हैं, अब असम में भी लगभग आप न्यूज़ से अवेयर हैं, वहाँ भी कांग्रेस की स्थिति कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, वेस्ट बंगाल में भी नहीं है, लड़ रहे हैं, लेकिन वो स्थितियां उनके फेवर में नहीं हैं। मुमताज़ पटेल अगर होती, जिनको स्ट्रैटेजी बनाने का को कहा जाता, तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी होती जिससे कांग्रेस तो रिवाइव कर जाती और बीजेपी को वो पटख नहीं दे पाती? एडवांस प्लानिंग पहले से, दूसरा चुन चुन के, मतलब इतनी पुरानी पार्टी है हमारी कि देश भर में हमारे पास अच्छे टैलेंटेड कार्यकर्ता हैं, आइडेंटिफाई करके चुन चुन के उन लोगों को आगे लाना, गो बियॉन्ड पेटी पॉलिटिक्स, गो बियॉन्ड पर्सनल पॉलिटिक्स, एंड जो लायक इंसान है उनको काम पे लगाना। आज हम उसी चीज़ में लैक कर रहे हैं। आपके गिने चुने लोगों को आप लिस्ट में नाम डाल देते हैं, फिर वही लोग थोड़े बहुत जो हैं वो इधर उधर घूमते फिरते हैं। एज लॉन्ग एज सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें आ गई, 2-4 बड़ी सभाएं कर दी, दिख गए भाषण देते हुए, उतना काफ़ी है, बट दैट इज़ नॉट इनफ आज की दौर में। पहले भी होता था, आज तो हम भूल ही गए हैं डोर टू डोर कैंपेन। आज हम बड़े नेता कहाँ जाते हैं इन डेप्थ और इन डिटेल, पर काम पे लगाना और किसको कहाँ काम पे लगाना वो इम्पॉर्टेंट है। वो मेरे फादर समझते थे, उनको पता था किस गांव में किस सरपंच का जो भांजा है इन्फ्लुएंशियल है कि वो 4 गांव से इतने वोट निकाल के ला सकता है, वो ढूंढ के उसको पकड़ के लाते थे और काम पे लगाते थे। ऐसे में आप सवाल ये भी बनता है कि आपको बीजेपी का कौन सा नेता या कार्यकर्ता कौन है वो जो इम्प्रेस करता हो
काम के तौर पर, संगठनात्मक मजबूती के तौर पर जो खड़ा हो जाए तो वोट अपने आप आ जाते हैं, लोग उससे कनेक्ट करते हैं, ऐसे कौन से नेता आपको भारतीय जनता पार्टी के? बड़े नेताओं की तो मैं बात नहीं करूंगी, बट बीजेपी के जो बिहाइंड द सीन्स भी बहुत लोग हैं जो कभी पर्दे के सामने नहीं आते हैं, सारी माइक्रो मैनेजमेंट और प्लानिंग तो वो करते हैं। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि शायद एक फियर फैक्टर, मे बी राइट वर्ड ना भी हो, उसकी वजह से जो इनके अंदर की जो डिफरेंसेस है ना वो बाहर नहीं आती हैं। तो उस चीज़ की वजह से पार्टी बड़ी स्मूथली, एटलीस्ट जहाँ पे इलेक्शन मैनेजमेंट की बात हो, मतलब एक 1 पॉइंट एजेंडा होता है कि इलेक्शन जीतना है, तो उसके लिए चाहे आपस में जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही होंगी लेकिन सब साथ आ जाते हैं। हमारी पार्टी में उस चीज़ की कमी है, सब एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस के काम करने के तरीकों को कैसे देखती हैं? इस पे बहुत लंबी चर्चा और एक पॉडकास्ट हो सकती है तो मैं इसमें क्या कहूँ, पर देखिए जो भी मैं यही कहूँ, आरएसएस की जो कार्य करने की क्षमता और जो शैली है, हाँ, देखते तो हैं आप, हर जगह वो पहुंच, वो चीज़ सेवा दल में होती थी कांग्रेस, इसीलिए मैंने वो चीज़ रिवाइव नहीं हुई, लेकिन सेवा दल का तो अब नाम भी नहीं सुना जाता। कोशिश कर रहे हैं, बट सेवा दल जैसे संस्थाओं को अगर फिर से एक्टिव किया जाए तो वो हमारी जमीनी जो है ताकत बन सकती है। बीजेपी और आरएसएस दोनों से अगर सीखना हो तो कौन सा पॉइंट कांग्रेस? आरएसएस जो है वो हाल ही की जो बीजेपी उससे खुद ही नाराज चल रही है, तो उनके बीच की जो आपस की टकराव है वो तमाशा कैसे अब अनफोल्ड होता है कि उनमें नाराजगी चल रही है, तो पता ही चलता है। वो तो इतनी खबर तो हम भी सब रखते हैं कि देयर इज अ डिवाइड, तो अब ये कैसे प्ले आउट करेगा ये हमें देखना है आने वाले वक्त में। कौन सी ऐसी बात है जो आरएसएस ने ऐसा किया जिससे ये लगा कि वो बीजेपी आरएसएस नेतृत्व बीजेपी के नेतृत्व से नाराज है ना, नाराज है? ऑफ कोर्स, ये तो सबको ही पता है। तो वो आपको पता है? वो तो सबको ही पता है। अब आगे अब देखिए कुछ आगे के समय में क्या चीजें कैसे अनफोल्ड होती। ये भी खबर है कि जो आरएसएस का नेतृत्व बीजेपी के नेतृत्व से नाराज है वो उसको बदलेगा? ऑफ कोर्स आगे का समय अब देखिए। बिल्कुल। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हर विषय पे बात की। मुमताज़, हमारे आज जो लाखों व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे चैनल को चाहने वाले हैं, आप यहाँ बैठी हैं, एक कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन हमारे साथ है मुमताज़ पटेल, तो आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहती हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सारे जो युगचरण के सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है जहाँ पे हम जैसे लोगों को मौका मिले कि हम अपनी बात रख सकें, और आप लोगों का समर्थन होता है कि हमारी बात आगे भी पहुँचे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव सोचिए, देश के हित में सोचिए, गलत नैरेटिव्स में ना फंसें, और ये देखिए कि आपकी ज़िंदगी में आपका क्या भला हो रहा है और उसी को लेकर आगे बढ़िए। आपकी ज़िंदगी से देश का क्या भला होता है, ये राजनेताओं की बातों में ना आइए, गलत नैरेटिव्स में ना फंसे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसी आशा है कि हमारे युगचरण के जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, वो भी आज के इस पॉडकास्ट को बहुत ही पसंद कर रहे होंगे। और अगर आपको सच में मुमताज़ पटेल का ये बेबाक अंदाज पसंद आता है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम आपकी बात मुमताज़ तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुमताज़। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। उम्मीद रखती हूँ कि कुछ फिर से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना बोला हो मैंने। ना, बिल्कुल नहीं। आपने जो बोला वो दिल से बोला, दिल से निकली बातें कभी बेवजह नहीं हो सकती। जी, थैंक यू सो मच।